एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल बाइट्स पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 21 टू सेक्शन 30 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 21 से सेक्शन 30 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सेक्शन 21 टू सेक्शन 30 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 21 एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। सिविल केसेस में स्वीकृति कब सुसंगत होंगी? Admissions made during civil case will not be considered as evidence if it was made on the condition that it should not be used as a evidence in confidential circumstances. Means कोई भी स्वीकृति अगर सिविल केस के दौरान की गई है और वह इस शर्त पे की गई है कि वह कॉन्फिडेंशियल रहेगी, गोपनीय रहेगी और वो साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, तो जो एडमिशंस होंगे वो सुसंगत माने जाएंगे। इफ समवन एडमिट्स समथिंग प्राइवेट, नेगोशिएशन, मीडिएशन और सेटलमेंट बट क्लियरली सेज दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस ऑन बोथ साइड्स agree it will remain confidential, then that admission cannot be used as evidence in court. Means अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नेगोशिएशन में, निजी चर्चा में या फिर मध्यस्थता में या बातचीत करने के दौरान क्लियरली ये कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं स्वीकृति दे रहा हूं वो प्राइवेट होगी और कॉन्फिडेंशियल होगी, गोपनीय रहेगी और बोथ पार्टीज उस चीज पर एग्री करती हैं, तो जो स्वीकृति उस व्यक्ति ने दी है वो कोर्ट में प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। एडमिशंस मेड विद प्रॉमिस और एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंशियल आर नॉट रेलिवेंट इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मीन्स स्वीकृतियां जब किसी प्रॉमिस के दौरान या किसी एग्रीमेंट के दौरान की गई हैं और वो गोपनीय हैं, तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रेलिवेंट नहीं मानी जाएंगी, सुसंगत नहीं मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एडमिशंस इज मेड ड्यूरिंग अ मीडिएशन वेयर द पार्टीज एग्री इट इज कॉन्फिडेंशियल, देन इट इज नॉट वैलिड इन कोर्ट। मीन्स ड्यूरिंग मीडिएशन, मध्यस्थता के दौरान दो पार्टी किसी एक चीज पर सहमत होती हैं कि जो स्वीकृति दी जा रही है वो कॉन्फिडेंशियल होगी, गोपनीय होगी, तो वो स्वीकृति कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी एज अ एविडेंस। साक्ष्य के रूप में जो एडमिशंस दोनों पार्टी ने किया है ड्यूरिंग एनी मीडिएशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। देयर इज वन एक्सप्लेनेशन व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 21 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये यह बताती है कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी एडवोकेट को साक्ष्य देने में छूट नहीं मिलेगी जिन साक्ष्यों का वर्णन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under subsection 1 and subsection 2 of section 132. Means if an advocate gives any evidence which is related to the case without the consent of the party, then it will be not admissible in the court under section 132 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 22 confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceedings।
मीन्स कोई भी स्वीकृति या तो धमकी के दौरान या फिर उस व्यक्ति पर दबाव बनाया गया है या फिर कोई वादा किया गया है उससे कि आप एडमिशन कर लो और हम आपको कोई प्रॉमिस किया गया है किसी चीज के लिए, तो वो कब इररेलेवेंट होंगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। सेक्शन 22 ये कहता है कि इफ एन एक्यूज्ड मेड अ कन्फेशन admits guilt but the court believes that this confession was made because of an inducement, threat or pressure from a person in authority, means कोई भी अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है और कोर्ट यह बिलीव करती है कि उसके द्वारा जो स्वीकृति दी गई है अपराध को स्वीकार करने के लिए वो किसी प्रेशर में आकर दी गई है, किसी धमकी में आकर दी गई है, किसी दबाव में आकर वह अपनी स्वीकृति दे रहा है, तो और वह दबाव उसके ऊपर किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने बनाया हुआ है, जैसे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और पर्सन इन अथॉरिटी है कि उसके ऊपर वो दबाव बना रहा है, तो कोर्ट यह मानेगी कि जो उसने कन्फेशन किया है वो इररेलेवेंट होगा और इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। वह साक्ष्य के रूप में कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा या कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। नॉट वैलिड इफ प्रेशर, थ्रेट, प्रॉमिस और बेनिफिट फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कन्फेशन, मीन्स वो जो स्वीकृति उस पर्सन के द्वारा दी गई है किसी प्रेशर में आके, किसी थ्रेट के दौरान या फिर किसी इंड्यूसमेंट के दौरान, वो वैलिड नहीं होगी। वैलिड इफ मेड वॉलंटरी आफ्टर सच प्रेशर और प्रॉमिस हैज कंप्लीटली एंडेड, मीन्स द कन्फेशन विल बी वैलिड ओनली इफ इट इज गिवन वॉलंटरी, मीन्स कन्फेशन जब भी स्वीकार किया जाएगा कोर्ट के द्वारा अगर वह उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से किया गया है, तो then the confession which the person has made will be valid under भारतीय साक्ष्य अधिनियम under section 22. Example: if the police tell an accused, confess and we will let you go, and the accused admits guilt, means अगर कोई पुलिस के द्वारा अभियुक्त से कहा जाता है कि ये जो बयान है इसे स्वीकार करो या फिर जो अपराध तुमने किया है इसे स्वीकार करो और हम तुम्हें घर जाने देंगे या फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, तो एक्यूज जो है वो एडमिट अगर कर लेता है इस चीज को कि उसने वह अपराध किया है अंडर एनी प्रेशर, एनी थ्रेट, एनी इंड्यूसमेंट, देन द कन्फेशन व्हिच द एक्यूज हैड मेड नॉट बी एडमिसेबल इन द कोर्ट, मींस जो कन्फेशन उसने किया है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा। सेक्शन 23 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, मीन्स किसी पुलिस ऑफिसर के समक्ष कबूलनामा। एनी कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज स्ट्रिक्टली इनएडमिसिबल एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, मीन्स कोई भी कन्फेशन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस के सामने किया गया है तो वो एडमिसेबल नहीं होगा कोर्ट में। Confession made directly to police officer cannot be used as evidence in court against the accused. कोई भी स्वीकृति अगर किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई है और वह डायरेक्टली पुलिस को दी गई है, तो वो जो स्वीकृति वो पर्सन करता है, जो अपराध का कबूलनामा वो व्यक्ति करता है, वो एडमिसेबल नहीं होगा कोर्ट में और वो साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। कन्फेशन मेड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी आर आल्सो इनएडमिसेबल। कोई भी कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया है तो वो भी इनएडमिसेबल नहीं होगा। वो इनएडमिसेबल होगा अनलेस दे आर मेड in immediate presence of magistrate, means जो कबूलनामा उस व्यक्ति ने पुलिस कस्टडी में किया है जब तक कि वह उस कबूलनामे को मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं कबूल कर लेता है तो वो कन्फेशन मान्य नहीं होगा कोर्ट में। अगर वह
मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करता है तो द एविडेंस मे बी एडमिसिबल इन कोर्ट. An exception is that if information given during police custody leads to discovery of facts, means एक exception दी हुई है इस सेक्शन के अंदर कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस कस्टडी के दौरान किसी अभियुक्त द्वारा दी जाती है और उससे कई सारे तथ्य निकल कर आते हैं और वो तथ्य उस घटना से जुड़े हुए हैं और उससे कुछ और नया प्रूफ निकल कर आता है, तो वो तथ्य या फिर जो भी उसने कन्फेशन किया है वो एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है कोर्ट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेल अ पुलिस ऑफिसर यस आई स्टोल बाइक, मीन्स अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर से ये बोलते हैं कि हाँ मैंने बाइक चुराई है, देन दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट प्रूफ इन द कोर्ट. ये अकेला एक स्टेटमेंट ऐसा है कि वो कोर्ट में प्रूफ के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता. बट इफ यू ऑल्सो सेड आई हाइड इट इन माई गैरेज, मीन्स अगर आप ये भी कहते हैं कि मैंने बाइक चुराई है और मैंने उस बाइक को चुरा कर अपने गैरेज में छुपा दिया है, तो और पुलिस उस चीज को वहां पर ढूंढ लेती है, मीन्स बाइक को गैरेज में ढूंढ लेती है, तो जो बाइक का मिलना है गैरेज में वो कोर्ट में यूज किया जा सकता है डायरेक्टली एज अ एविडेंस. और द कन्फेशन विच इज मेड दैट आई हैव स्टॉल अ बाइक इज also admissible in court as a evidence. Section 24. Consideration of proved confession of acting persons making it and other jointly under trial for same offence. If one accused during a joint trial for the same offence makes a confession that affects themselves and other accused persons, मीन्स अगर कोई अभियुक्त किसी जॉइंट ट्रायल में यह बयान करता है कि जो आरोप है उन पर सभी पर लगाया जा रहा है वह सच है और अपराध की स्वीकृति देता है कि हाँ ये हमने किया है, तो जो जॉइंट ऑफेंडर्स होंगे इसमें उनके लिए भी वो कन्फेशन जो ए के द्वारा की गई है वो वैलिड मानी जाएगी और एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है. अंडर सेक्शन 24 द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एक्चुअल क्राइम, मीन्स जो टर्म ऑफेंस है, ऑफेंस का मतलब वो एक्चुअल क्राइम और अटेम्प्ट ऑफ क्राइम को दर्शाता है और अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस को दर्शाता है. किसी अपराध को कारित करने के लिए उकसाना या फिर असल में अपराध करना या फिर कोई इंड्यूसमेंट है कि हाँ किसी ने आपको प्रेशराइज किया है कि आप इस क्राइम को करें. और द कन्फेशंस एडमिसिबिलिटी स्टिल रिक्वायर्स इट टू बी वॉलेंटरी, मीन्स जो स्वीकृति दी जाएगी, जो कन्फेशन किया जाएगा वो वॉलेंटरी होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए from coercion, inducement or threat as per section 22 and 23. It will be voluntary, means स्वतंत्र होना चाहिए. जो भी बयान कोई अभियुक्त कर रहा है किसी प्रेशर में आकर कर रहा है तो वो भी मान्य नहीं होगा as per 22 and section 23. Example, A and B are tried together for murder. ए और बी दो अभियुक्त हैं जो कि मर्डर के केस में दोनों एक साथ ट्राई किए जा रहे हैं और ए कन्फेस करता है कि बी ने और मैंने यह मर्डर किया है. देन द कन्फेशन मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट बी. ए का कन्फेस करना कि मैंने और बी ने यह मर्डर किया है तो वो कन्फेशन एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा बी के खिलाफ, चाहे बी ने कन्फेशन किया है क्राइम करने का या नहीं किया है. सेक्शन 25 एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, मीन्स इफ अ पर्सन एडमिट्स समथिंग ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और डिस्प्यूट
कोई व्यक्ति अगर किसी कन्वर्सेशन के दौरान या किसी झगड़े के दौरान स्वीकृति देता है तो जो स्वीकृति दी गई है उस व्यक्ति के द्वारा वो इकलौती प्रूफ नहीं मानी जाएगी, उससे रिलेटेड फैक्ट्स होनी चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ होना चाहिए। However, that admission can prevent the person from later denying. बल्कि जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा दी गई है वो स्टेटमेंट उसको बाद में जो वह अस्वीकार करता है उसके द्वारा कही हुई बात को उससे प्रिवेंट करती है। That fact it is contradicts their earlier statement because the statement which the person has said earlier and the statement the person said after, then both the statement contradict each other. So admissions are not absolute evidence, means स्वीकृति एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं माने जाएंगे तब तक कि जब तक उसको प्रूव करने के लिए कोई और फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट ना हो, बट कैन बी यूज्ड टू चैलेंज और रेस्ट्रिक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स, और बट दे कैन यूज्ड टू चैलेंज द कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स एंड रेस्ट्रिक्ट द कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स। सेक्शन 26 केसेस in which statements of relevant facts by person who is dead or cannot be found etc is relevant, means उन केसेस में स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगी जिनमें या तो जो स्टेटमेंट दी है जिस व्यक्ति ने वो मर चुका है या फिर वो मिल नहीं रहा है या असमर्थ है आने में, तो वो सभी स्टेटमेंट्स सुसंगत मानी जाएंगी। It deals with the admissibility of statement made by a person who are dead. This section deals with the admissibility of the statement by a person who is dead, means the person who had made the statement is not in the world or he is dead or missing or otherwise unable to testify court. These statements, whether written or spoken, relate to relevant facts of the case and consider themselves relevant evidence. Means अगर कोई कथन किसी मृत व्यक्ति द्वारा किया गया है या फिर उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मिल नहीं रहा है, लापता है, या फिर उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कोर्ट आने में असमर्थ है, तो वह सभी स्टेटमेंट्स जो पूर्व में दी गई हैं वो रेलिवेंट स्टेटमेंट मानी जाएंगी और एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत की जाएंगी। These evidence are also known as hearsay evidence, सुना हुआ कथन और सुना हुआ साक्ष्य। A dying declaration by a person about the cause or circumstances of their death, means अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन पे है कि वह मर जाएगा और उस टाइम पे वह कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट को देता है तो वो बयान डाइंग डिक्लेरेशन कहलाया जाएगा, और जो बयान वह देगा अपनी मौत से संबंधित या मृत्यु से संबंधित कि किस कारणवश उसकी मृत्यु हुई है, वह बयान सुसंगत माना जाएगा और इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, वह साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। स्टेटमेंट मेड बाय डिसीज्ड पर्सन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी कथन किसी भी डिसीज पर्सन के द्वारा किया गया है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, रेलिवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा और इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, अगर कोई कथन उस व्यक्ति के इंटरेस्ट में किया गया है, उसके पक्ष में किया गया है और वो कथन साबित करने के लिए वह व्यक्ति नहीं है, या तो वह मर चुका है या फिर नहीं मिल रहा है, लापता है, या फिर वह कोर्ट आने में असमर्थ है,
तो जो स्टेटमेंट उसके द्वारा दिया गया था किसी पर्सन के इंटरेस्ट के लिए, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा। स्टेटमेंट रिलेटेड टू पब्लिक राइट और कस्टम्स मीन्स कोई भी कथन अगर पब्लिक राइट के लिए किए गए हैं या फिर जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उनके समक्ष किए गए हैं, उनके लिए किए गए हैं, तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट फैक्ट्स या फिर रेलिवेंट स्टेटमेंट्स माने जाएंगे। स्टेटमेंट्स इन विल्स, अगर किसी डिसीज के द्वारा कोई मृत व्यक्ति है उसके द्वारा अपनी वसीयत में कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कोई कथन अभिव्यक्त किया गया है, वो कथन भी रेलिवेंट माना जाएगा और इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, और न्यायालय में वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। देयर आर सम illustrations which are given under section 26. First, a person is stabbed and before dying tells a magistrate, it was my neighbor Raju who stabbed me. Means एक व्यक्ति था जिसको चाकू लग गया है, जिसको चाकू मारा गया, वह मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान करता है कि वह उसका पड़ोसी राजू था जिसने उसे चाकू मारा। वह यह बयान मरने से पहले मजिस्ट्रेट को देता है। इवन दो द पर्सन इज नाउ डेड, हालांकि इस वक्त वह पर्सन मृत है। दिस स्टेटमेंट इज एडमिसिबल इन कोर्ट बट द स्टेटमेंट विच द पर्सन had given to magistrate will be admissible in court. Means जो स्टेटमेंट उस पर्सन ने मजिस्ट्रेट को दी है कि राजू ने उसे चाकू मारा है जो कि उसका पड़ोसी है, वह एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। A shopkeeper writes in his account book received 5,000 from Mohan for rice delivery. एक दुकानदार अपनी अकाउंट बुक में यह एंट्री करता है कि राजू से 5,000 रुपए राइस की डिलीवरी के लिए दे दिए गए, और बाद में वह यह कथन करने के बाद, एंट्री करने के बाद कुछ समय बाद वह मर जाता है। दिस एंट्री कैन बी यूज्ड इन डिस्प्यूट ओवर पेमेंट। ये एंट्री लेन देन के झगड़े में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। अ मैन says I owe rupees 10 lakh to सुरेश, मीन्स एक व्यक्ति कहता है कि उसने 1 लाख रुपए सुरेश को देने हैं, एंड देन डाइज, और उसके बाद वह मर जाता है। सिंस द स्टेटमेंट वाज अगेंस्ट हिज मोर इंटरेस्ट, हालांकि जो स्टेटमेंट उसने कही वह उसके अगेंस्ट है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, फिर भी वह स्टेटमेंट एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। अंडर सेक्शन 26 अ टाइम डिक्लेरेशन इज गिवन विच द स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड बिफोर हिज डेथ। These statements should be recorded by a magistrate who is authorized to record these type of statement. Under section 26, these statements are also known as hearsay statement, or these evidence are also known as hearsay evidence. सुना हुआ साक्ष्य। Section 27, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceedings truth of facts therein stated. If a witness gives evidence in a court case earlier, means कोई गवाह किसी पहले केस में गवाही देता है, एंड लेटर इन अनदर केस द एविडेंस ऑफ दैट विटनेस इज नीडेड, और किसी दूसरे केस में उस व्यक्ति की गवाही जरूरी है या फिर स्पष्ट की गई है, देन हिज अर्लियर एविडेंस में बी यूज्ड विदाउट कॉलिंग द विटनेस। तो उसकी जो पहले केस में गवाही थी वो दूसरे केस में मान्य होगी बिगर उसे बुलाए या फिर बिगर उसे दोबारा गवाही दिलवाए। फर्स्ट, देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर गिवन इन दिस सेक्शन। फर्स्ट, द विटनेस इज अनअवेलेबल। अगर व्यक्ति या फिर जो गवाह है वो मौजूद नहीं है गवाही देने के
कंडीशन इफ द विटनेस इज डेड, अगर गवाह मर चुका है, या फिर कैन नॉट बी फाउंड, लापता है, टू इल टू टेस्टिफाइड, बहुत ज्यादा बीमार है, नहीं आ सकता, बीइंग हिडन बाय अदर साइड, या फिर जो दूसरी पार्टी है उसने गवाह को छिपा दिया है, और कॉलिंग देम वुड कॉज टू मच डिले और एक्सपेंस, और गवाह को बुलाना समय में देरी करना होगा, या फिर उसका जो खर्चा है, उसका एक्सपेंसेस जो आने का है वो बहुत ज्यादा है, उस टाइम पर जो उसने पहले स्टेटमेंट्स दी थी वही वैलिड होंगी। द केसेस आर बिटवीन द सेम पार्टीज, इफ द केसेस आर बिटवीन द सेम पार्टीज, दो पक्षों के बीच में, दो देयर लीगल हेयर्स, जो वारिस हैं, दो वारिसों के बीच में अगर विवाद है, तो उन केसेस में जो स्टेटमेंट्स पहले दी गई हैं वो दोबारा भी वही मान्य होंगी। थर्ड, द अदर साइड ऑलरेडी हैड अ चांस टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस इन द फर्स्ट केस, मीन्स कि जो दूसरी पार्टी है उसने पहले ही दूसरे केस में विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर लिया है, तो जो पहले क्रॉस एग्जामिनेशन था विटनेस का वो इस केस में भी मान्य होगा। द मेन इशू इन बोथ केसेस आर बेसिकली द सेम, दोनों केसेस में जो मेन मुद्दा है वो सेम है, तो जो पहले गवाही विटनेस ने दी है वही दूसरे केस में भी वैलिड होगी। सेक्शन 28, एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट, बही खाते में की गई एंट्रीज कब प्रासंगिक मानी जाएंगी। इफ अ स्टेटमेंट इज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर केप्ट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, अगर कोई कथन लेख बही में किया गया है या तो वो फिजिकली किया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी भी लेन देन के रूप के लिए या फिर किसी भी लेन देन के दौरान, इट इज रेलिवेंट इफ इट रिलेट्स टू द मैटर, वह प्रासंगिक माना जाएगा अगर वह उस मैटर से संबंधित है जिस मैटर में कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है। बट सच एंट्रीज अलोन आर नॉट एनफ टू प्रूव अ लायबिलिटी, यू नीड एडिशनल एविडेंस, मीन्स सच एंट्रीज आर नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ, ये लेखा बही में जो एंट्री की जाएंगी वह अपने आप में सफिशिएंट नहीं होंगी, उन्हें प्रूव करने के लिए कोई सप्लीमेंट्री एविडेंस की आवश्यकता होगी, जैसे कि कोई रिसिप्ट या फिर कोई एग्रीमेंट या फिर कोई विल। Here is an example. A claims ₹1000 from B. A यह क्लेम करता है कि B को उसे 1000 रुपए देने हैं। B produce his account book showing B owes 1000 rupees. A अपनी बही खाता किताब दिखाता है और कहता है कि B को उसे 1000 रुपए देने हैं, B पर उसके 1000 रुपए निकल रहे हैं, तो जो एंट्री बुक वो दिखाएगा वो रेलिवेंट नहीं होगी अपने आप में जब तक कि वो उससे रिलेटेड कोई सप्लीमेंट्री एविडेंस ना दे दे, जैसे कि कोई रिसिप्ट, उधारी की कोई रिसिप्ट हो या फिर कोई एग्रीमेंट हो, उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो, या फिर कोई विल हो कि उन दोनों के बीच में कोई विल हुई हो। सेक्शन 29, रेलिवेंसी ऑफ एन एंट्री इन अ पब्लिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी। इफ अ पब्लिक सर्वेंट or anyone who is legally required records something in an official book, कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति अपनी ऑफिशियल बुक में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड करता है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, या अपने रजिस्टर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड करता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान, तो जो रिकॉर्डेड फैक्ट है जो उस सरकारी कर्मचारी ने
रिकॉर्ड किया है अपनी ऑफिशियल बुक में, रजिस्टर में, रिकॉर्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, वो रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे और इट कैन बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट एविडेंस टू दैट केस. A record made as part of official duties can be accepted as evidence in court if it relates to the case. कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है अपनी ऑफिशियल बुक में सरकारी कर्मचारी द्वारा, वो सभी स्टेटमेंट्स एविडेंस के रूप में कोर्ट में मान्य होंगे. सेक्शन 30 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट एंड प्लान. नक्शे में, चार्ट में या फिर प्लान में कथन कब प्रासंगिक होंगे? इफ अ मैप, चार्ट और प्लान दैट इज पब्लिकली पब्लिश्ड फॉर सेल. जब कोई नक्शा, चार्ट या फिर कोई प्लान पब्लिकली पब्लिश्ड होता है बिकने के लिए और वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और उसमें ऐसे कथन इंक्लूडेड हैं जो कि किसी केस के तथ्यों से संबंधित हैं, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में एक रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे और कैन बी प्रूव्ड एज एविडेंस इन कोर्ट. मीन्स if a state government publish a chart or a map and the court needs the map or a chart for facts related to a case, then the statement or any map or a chart which is published by state government should be relevant towards that case. If you like my video, do subscribe my channel.